हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है भिन्नों की तुलना। उसके बाद क्लास 7 में बीजीय व्यंजक का रिवीजन करेंगे। फिर क्लास 8 में समझेंगे प्रतिलोम समानुपात के बारे में और अंत में जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए।
उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहाँ बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आज हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना। साधारणतः हम पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स की तुलना आसानी से कर सकते हैं। जैसे 23 कंचे 12 कंचों की तुलना में ज्यादा होते हैं, लेकिन भिन्नों यानी फ्रैक्शंस की तुलना करना आसान नहीं होता। जैसे दिखने में भले ही 14/23 2/3 से बड़ी संख्या प्रतीत होती है, लेकिन असल में यह 2/3 से छोटी संख्या है। भिन्नों में कौन से भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी, यह पहचानने के लिए हमें इनकी तुलना कैसे की जाती है, यह समझना जरूरी है। तो आइए पहले हम समझे समान भिन्नों यानी लाइक फ्रैक्शंस की तुलना कैसे की जाती है। ऐसे भिन्न जिनका हर बराबर होता है समान भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ एक चॉकलेट है, इसके हमने 15 बराबर भाग बनाए। अगर इसमें से 4 भाग लेते हैं तो इनकी भिन्न होगी 4/15। इसी तरह 7 भागों की भिन्न होगी 7/15। यहाँ हर बराबर है, इससे पता चलता है कि सभी भागों की संख्या बराबर है, लेकिन अंश अलग है। चूँकि अंश लिए गए भागों की संख्या व्यक्त करता है, इसलिए जिस भिन्न का अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न होती है। यानी कि अगर किन्हीं भी 2 भिन्नों का हर बराबर हो तो बड़े अंश वाले भिन्न का मान बड़ा होता है और छोटे अंश वाले भिन्न का मान छोटा होता है। चूँकि 7/15 का अंश 7 4/15 के अंश 4 से बड़ा है, इसलिए भिन्न 7/15 4/15 से बड़ी है। जरा सोचिए, अगर भिन्नों का हर बराबर न हो तो इनकी तुलना कैसे की जाएगी? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसे भिन्न जिनका हर बराबर नहीं होता कहलाती है असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आइए सीखे ऐसे भिन्नों की तुलना कैसे करें। पहले हम समान अंश वाले असमान भिन्नों की तुलना करेंगे। मान लीजिए हमने एक जैसे 2 केक लिए, एक के 5 बराबर भाग और दूसरे के 8 बराबर भाग बनाए। अगर हम प्रत्येक केक के एक भाग की तुलना करें तो यह पता चलता है कि जिस केक के 5 भाग किए हैं उसके एक भाग का आकार जिस केक के 8 भाग किए हैं उसके एक भाग के आकार से बड़ा है। चूँकि इन्हें हम भिन्न 1/5 और 1/8 से व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/5 1/8 से बड़ी भिन्न है। इस तरह से अगर हम हर एक केक के 3 भाग लेते हैं तो इनकी भिन्न होगी 3/5 और 3/8। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि भिन्न 3/5 बड़ी है 3/8 की। इसलिए जब 2 भिन्नों में अंश बराबर होता है तो इसका मतलब लिए गए भागों की संख्या बराबर होती है, लेकिन जिस भिन्न का हर छोटा होता है उसके हर एक भाग का आकार बड़ा होता है, इसलिए उसके लिए गए सभी भागों का मान दूसरे की तुलना में बड़ा होता है। इसलिए किन्हीं भी 2 भिन्नों में अंश बराबर हो तो दोनों भिन्नों में जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह बड़ी भिन्न होती है। सोचिए, अगर भिन्नों का न तो हर बराबर हो न ही अंश, तो इनकी तुलना हम कैसे करेंगे?
मान लीजिए हमने दो एक जैसे कागज लिए, एक के 3 बराबर भाग बनाए और दूसरे के 5। अगर हम पहले कागज का एक भाग लेते हैं तो यह भाग व्यक्त करेगी भिन्न 1/3। इसी प्रकार दूसरे कागज में से 2 भाग लेते हैं तो इनके भिन्न होगी 2/5। यहाँ दोनों के हर बराबर नहीं है, यानी कि इनके भागों का आकार बराबर नहीं है। इसी तरह इनका अंश भी बराबर नहीं है, यानी कि लिए गए भागों की संख्या भी बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ कौन से भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी यह बता पाना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में हमें दोनों भिन्नों के हरों को बराबर करना, यानी कि इनका कॉमन डिनोमिनेटर लेना आवश्यक हो जाता है। चूँकि प्रत्येक भिन्न का हर एक पूर्ण के सभी बराबर भागों की संख्या को व्यक्त करता है, इसलिए दो भिन्नों का हर बराबर करना मतलब दोनों के सभी भागों की संख्या बराबर करना है। इसके लिए हम दोनों की समान हर वाली तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करते हैं। इसके लिए पहले हम हरों का लसअ यानी एलसीएम प्राप्त करते हैं। जैसे 3 और 5 का लसअ है 15। यह हमें बताता है कि हर एक कागज के हमें 15 बराबर भाग बनाने होंगे, जिससे कि दोनों भिन्नों का हर 15 हो। हम 1/3 के अंश और हर को 5 से गुना कर भिन्न प्राप्त कर लेते हैं 5/15। इसी तरह 2/5 को 3 से गुणा कर भिन्न प्राप्त कर लेते हैं 6/15। अब यहाँ हर बराबर है। जब हर बराबर हो तब बड़े अंश वाले भिन्न बड़ी होती है। चूँकि 6/15 का अंश 6 5/15 के अंश 5 से बड़ा है, इसलिए भिन्न 6/15 5/15 से बड़ी है। इसलिए भिन्न 2/5 भिन्न 1/3 से बड़ी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भिन्नों का हर बराबर हो तब छोटे अंश वाले भिन्न छोटी और बड़े अंश वाले भिन्न बड़ी होती है। जब भिन्नों का अंश बराबर हो तब छोटे हर वाले भिन्न बड़ी और बड़े हर वाले भिन्न छोटी होती है। जब भिन्नों का अंश और हर बराबर नहीं होता तब पहले हरों का लसअ प्राप्त करें, फिर भिन्नों को उनके तुल्य भिन्नों में परिवर्तित करें जिनका हर लसअ हो, और चूंकि अब हर बराबर है इसलिए अंशों की तुलना करें। इस प्रकार आज हमने सीखा भिन्नों की तुलना। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित उदाहरण। समीर एक चॉकलेट लाया। इसका 2/7 भाग उसने राहुल को दिया और 3/7 भाग नीरव को। तो बताइए उसने किसे ज्यादा भाग दिया? राहुल को चॉकलेट का 2/7 भाग और नीरव को 3/7 भाग मिला। यहाँ दोनों भिन्नों का हर बराबर है, यानी कि सभी भागों की संख्या बराबर है। इसलिए ये दोनों भिन्न समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शंस है। अगर इनकी तुलना करनी होगी तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इन भिन्नों का अंश अलग है, यानी कि लिए गए भागों की संख्या अलग है। 3/7 का अंश 3 2/7 के अंश 2 से बड़ा है, इसलिए भिन्न 3/7 भिन्न 2/7 से बड़ी है। इसलिए नीरव को ज्यादा चॉकलेट मिली। अगला उदाहरण, किसी काम को पूरा करने के लिए प्रकाश, राकेश और राजू को क्रमशः 7/8, 7/9, 11/12 घंटे का समय लगता है। तो बताइए तीनों में से कौन काम सबसे पहले और सबके बाद में पूरा करेगा? सबसे जल्दी काम वही व्यक्ति समाप्त करेगा जिसे काम पूरा करने के लिए सबसे कम समय लगता है, और काम सबके बाद में वही व्यक्ति पूरा करेगा जिसको सबसे ज्यादा समय लगता है। इसलिए इस उदाहरण में हमें दिए भिन्नों की तुलना करते हुए इन्हें किसी क्रम में व्यवस्थित करना होगा। आइए इन्हें आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। अगर हम 7/8 और 7/9 इन दो भिन्नों की बात करें तो इनका अंश बराबर है, लेकिन हर अलग अलग है। जब भिन्नों का अंश बराबर हो तब बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। चूँकि 7/9 का हर 9 7/8 के हर 8 से बड़ा है, इसलिए भिन्न 7/9 7/8 से छोटी है। अगर हम 7/9 और 11/12 की तुलना करें तो यहाँ न तो हर बराबर है न ही अंश, इसलिए हम लसअ का उपयोग करेंगे। चूँकि 9 और 12 का लसअ है 36, इसलिए हम दोनों का हर 36 करेंगे। चूँकि 9 का 4 गुना 36 होता है, इसलिए हम 7/9 के अंश और हर को 4 से गुणा करेंगे। इससे हमें भिन्न प्राप्त होगी 28/36। इसी तरह 12 का 3 गुना 36 होता है, इसलिए हम 11/12 के अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे। इससे हमें भिन्न प्राप्त होगी 33/36।
दोनों भिन्नों का हर अब बराबर है। जब भिन्नों का हर बराबर हो तब छोटे अंश वाले भिन्न छोटी होती है। चूँकि 28/36 का अंश 28 33/36 के अंश 33 से छोटा है, इसलिए भिन्न 28/36 33/36 से छोटी है। इसलिए 7/9 11/12 से छोटी भिन्न है। चूँकि 7/9, 7/8 और 11/12 इन दोनों से छोटे भिन्न है, इसलिए यह सबसे छोटी भिन्न है। अब आइए 7/8 और 11/12 की तुलना करें। इनका भी हर बराबर नहीं है, तो पहले हम हर बराबर करेंगे। जरूरी नहीं हम हर बराबर करने के लिए लॉसअ यानी एलसीएम का उपयोग करें। आइए इसकी एक और मजेदार विधि देखते हैं। इस विधि में हम एक भिन्न के अंश और हर को दूसरे भिन्न के हर से गुणा करेंगे। जैसे 7/8 के अंश 7 और हर 8 को 12 से गुणा कर भिन्न प्राप्त होगी 84/96। इसी तरह 11/12 के अंश और हर को 8 से गुणा कर भिन्न प्राप्त होगी 88/96। जैसा कि आप देख सकते हैं, लसा के बिना हमने हर बराबर कर लिए हैं। यहाँ अंश 84 अंश 88 से छोटा है, इसलिए भिन्न 84/96 88/96 से छोटी है, यानी कि 7/8 11/12 से छोटी भिन्न है, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न है 11/12। अब हम संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर आरोही क्रम प्राप्त कर लेंगे। इसी को उल्टा करें, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो हमें अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काम पूरा करने के लिए राकेश को सबसे कम समय लगता है, यानी वह काम सबसे पहले पूरा करेगा। और चूंकि सबसे ज्यादा समय राजू को लगता है, इसलिए वह सबके बाद में काम पूरा करेगा। तो आज हमने देखे भिन्नों की तुलना के कुछ उदाहरण। मिथ्या धारणा 1, राहुल के पास 2 और 1/4 मीटर लंबी रस्सी है और नरेश के पास 10/4 मीटर लंबी रस्सी है, तो इनमें से ज्यादा लंबाई वाली रस्सी किसके पास है? कई बार यह मिथ्या धारणा होती है कि मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ी होती है, क्योंकि उसमें एक या एक से ज्यादा पूर्ण भाग होता है। इस मिथ्या धारणा के रहते यह समझा जाता है कि ज्यादा लंबाई वाली रस्सी राहुल के पास है। यह एक गलत समझ है। ज्यादा लंबाई वाली रस्सी पता करने के लिए हमें 2 और 1/4 मीटर और 10/4 मीटर की तुलना करनी होगी। इसके लिए या तो हम 2 और 1/4 भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करें या 10/4 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करें। यहाँ हम 2 और 1/4 को विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए हर वैसे के वैसे रखेंगे, फिर पूर्ण संख्या 2 को हर 4 से गुणा करेंगे और इसमें अंश 1 जोड़ेंगे और फिर प्राप्त होने वाला परिणाम को अंश के स्थान पर लिखेंगे, यानी कि भिन्न बन जाएगी 9/4। अब हम इनकी तुलना 10/4 के साथ करेंगे। चूँकि यहाँ हर बराबर है, इसलिए हम अंशों की तुलना करेंगे। 10/4 का अंश 10 9/4 के अंश 9 से बड़ा है, इसलिए 10/4 9/4 से बड़ी भिन्न है, यानी कि ज्यादा लंबाई वाली रस्सी नरेश के पास है। मिथ्या धारणा 2, एक दिन मनीष 4/5 और 7/9 इन भिन्नों की तुलना कर रहा था। उसके अनुसार 4/5 7/9 से छोटे भिन्न है। क्या उसका जवाब सही है? कई बार हरों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और समझा जाता है कि छोटे अंश वाले भिन्न छोटी होती है। जैसे यहाँ अंश 4 अंश 7 से छोटी संख्या है, इसलिए भिन्न 4/5 भिन्न 7/9 से छोटी संख्या होगी, यह समझा जाता है। और ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। चूँकि यहाँ न तो हर बराबर है न ही अंश, इसलिए हमें हर बराबर करना होगा, यानी कि भागों का आकार बराबर करना होगा। यह हम लसअ यानी एलसीएम के उपयोग से करेंगे। 5 और 9 का लसअ है 45। 4/5 का हर 45 करने के लिए हम अंश और हर को 9 से गुना करेंगे। इससे हमें भिन्न प्राप्त होगी 36/45। इसी तरह 7/9 का हर बराबर करने के लिए हम अंश और हर को 5 से गुना करेंगे। इससे हमें भिन्न प्राप्त होगी 35/45। चूँकि 35/45 36/45 से छोटे भिन्न है, इसलिए 7/9 4/5 से छोटी भिन्न है। इसलिए मनीष का जवाब गलत है। इसलिए हम चुनेंगे ऑप्शन दूसरा। आप भिन्न की पट्टी बनाकर भी छोटे भिन्न का पता लगा सकते हैं। जैसे इस पट्टी के 5 बराबर भाग किए हैं, इनमें से 4 भाग व्यक्त करते हैं भिन्न 4/5।
इसी तरह इस पट्टी के 9 बराबर भाग किए हैं, जिनमें से 7 भाग व्यक्त करते हैं भिन्न 7/9। अगर इन पट्टियों की तुलना करेंगे तो यह पता चलता है कि 7/9 भिन्न को व्यक्त करने वाली पट्टी 4/5 भिन्न को व्यक्त करने वाली पट्टी से छोटी है, इसलिए 7/9 4/5 से छोटी भिन्न है। अब आइए देखते हैं तुलना करते समय होने वाली कुछ साधारण गलतियां। कई बार यह याद कर लिया जाता है कि जिस भिन्न का हर छोटा वह बड़ी भिन्न होती है। इस समझ के साथ 1/5 और 8/10 में अंशों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और हरों की तुलना कर यह समझ लिया जाता है कि 1/5 8/10 से बड़ी भिन्न है। यह एक गलत समझ है। 1/5 और 8/10 को व्यक्त करने वाली पट्टियों को देखकर आप यह जरूर समझ सकते हैं कि 1/5 8/10 से छोटी भिन्न है। कई बार पूर्ण के बराबर होने पर ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे यहाँ 2/6 और 1/4 की तुलना के लिए पूर्ण को बराबर नहीं रखा गया। ऐसी स्थिति में छायांकित भाग को देखकर बच्चे यह समझ लेते हैं कि 1/4 2/6 से बड़ी भिन्न है। यह गलत समझ है। पूर्ण को बराबर रखकर ही इसके भाग बनाना और इनकी तुलना करना सही है। इससे सही जवाब प्राप्त होता है 1/4 2/6 से छोटी भिन्न है। तो आज हमने देखी भिन्नों की तुलना से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8 का अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक भाग 1। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक का परिचय और बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका गुणांक कहलाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये व्यंजक चर एवं अचर से बने हैं। जैसे x जमा 3 को देखा जाए तो x में 3 को जोड़कर बनाया गया है। इस व्यंजक में 2 पद हैं, x एवं 3। स्पष्ट x का गुणांक 1 है। आइए और व्यंजकों को देखते हैं। हमारे पास दूसरा व्यंजक है 2y। 2y में चर y है और पद 2y है और y का गुणांक 2 है। 5 माइनस 2z इस व्यंजक का चर है। पद इसमें 2 हैं, 5 एवं माइनस 2z। और गुणांक की बात की जाए तो z का गुणांक -2 है। 5x प्लस y इसमें चर
x और y है, पद 5x एवं y है और x का गुणांक 5 है, y का गुणांक 1 है। तो हमने क्या सीखा दोस्तों कि किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका गुणांक कहलाता है। आइए बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन क्या होता है ये जानते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है, इसमें कहता है कि 2x एवं 3x को जोड़िए। जब हमने इन दो व्यंजकों को जोड़ा तो हमें ज्ञात हुआ 2x प्लस 3x। हमने देखा कि 2 के साथ जो चर है वो x है, 3 के साथ भी चर जो है x है। मतलब दोनों के जो पद हैं वो समान हैं, अतः जो इनके गुणांक हैं उनको जोड़ सकते हैं। दोनों के गुणांक जोड़ने पर हमें ज्ञात हुआ 5x। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण समझते हैं। 2x एवं 3y को जोड़िए। जब हमने 2x और 3y को जोड़ा तो हमें ज्ञात हुआ 2x प्लस 3y। अब हमने देखा कि दोनों के पद समान नहीं हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? जब पद समान नहीं होते हैं तो दोनों के गुणांकों को जोड़ा नहीं जा सकता। तो हमारा उत्तर क्या आया? 2x प्लस 3y। आइए अगला उदाहरण समझते हैं। अगले उदाहरण में दे रखा है x वर्ग प्लस 2x प्लस 3 एवं 2x प्लस 5। इन दोनों व्यंजकों को हमें जोड़ना है। जब हमने इन दोनों व्यंजकों को जोड़ा तो हमें ज्ञात हुआ x वर्ग प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5। इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिला x का वर्ग प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5। अब हमें क्या करना है? जिनके पद समान हैं उनको जोड़ना है। हमने देखा यहाँ पे 2 के साथ x है और यहाँ पे भी 2 के साथ x है, तो हमने इन दोनों के पदों को देखा, दोनों के पद समान हैं, अतः इनके जो गुणांक है उनको हम जोड़ सकते हैं। जब इनके गुणांकों को जोड़ने पे हमें क्या मिला? 2x जमा 2x कितना हो गया? 4x। तो हमारा उत्तर क्या आया? x वर्ग प्लस 4x प्लस 3 प्लस 5। अब हमने देखा 3 और 5 को भी हम जोड़ सकते हैं, इनके भी पद समान हैं। तो हमारा उत्तर क्या आया? x वर्ग प्लस 4x प्लस 8। ओके दोस्तों, अब इसमें किसी के भी पद समान नहीं है, अतः हम इसको आगे नहीं जोड़ सकते। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? x वर्ग प्लस 4x प्लस 8। ओके दोस्तों, आइए अब देखते हैं बीजीय व्यंजकों को घटाते कैसे हैं। हमें बीजीय व्यंजक दे रखे होंगे, अब हमें उसे घटाना है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे 5x एवं 2x को घटाना है। 5x में से हमें 2x को माइनस करना है। अब हम देखेंगे कि क्या हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। इसको देखने के लिए हमने देखा कि इन दोनों के पद समान हैं, अतः इसका मतलब ये है कि इनके गुणांक जुड़ भी जाएंगे और घट भी जाएंगे, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। जब हमने 5x में से 2x को माइनस करा तो हमें ज्ञात हुआ 3x। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण समझते हैं। 5x एवं 7x को घटाना है। 5x में से जब हमने 7x को घटाया, सबसे पहले हमने देखा जो इनके पद है वो समान है, तो इसका मतलब ये हमारे गुणांक घट जाएंगे। 5x में से जब हमने 7x को घटाया तो हमें ज्ञात हुआ -2x। -2x क्यों ज्ञात हुआ? क्योंकि बड़ी संख्या के आगे हमारे पास जो चिन्ह है वो माइनस का है। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण समझते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 4xy में से 3x वर्ग y को घटाना है। जब हमने 4xy में से 3x वर्ग y को माइनस किया तो हमने सबसे पहले देखा कि इनके पद को, जब हमने 3 के साथ के पद को देखा तो हमारा 3 के साथ पद था x वर्ग y और 4 के साथ पद थे x और y, अतः इसका मतलब ये है कि पद समान नहीं है, हम दोनों के पदों को जोड़ या घटा नहीं सकते। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? बराबर 4xy माइनस 3x का वर्ग y।
ओके दोस्तों, आइए कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। xy, 3xy को जोड़ना है। xy को जब हमने 3xy से जोड़ा तो हमने इसके सबसे पहले पद देखे, इसके साथ भी xy है और इसके साथ भी xy है, अतः इसका मतलब ये है कि दोनों के पद समान हैं, हम इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना है 3xy और यहाँ पे कितना है 1xy, तो 3xy में जब हम 1xy जोड़ देंगे तो हमें ज्ञात होगा 4xy। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। 8a, -2a, 7a, 2b को जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, सबको हम जोड़ेंगे। 8a प्लस -2a प्लस 7a प्लस 2b। अब हमने देखा कि यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है। अब हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ओके दोस्तों, अब हम इसको अगले इसमें लिखेंगे 8a -2a प्लस 7a प्लस 2b। अब हमने देखा कि किन किन के पद समान हैं। जब हमने देखा 7 के साथ a है, 2 के साथ भी a है और 8 के साथ भी है, अतः इन तीनों के पद समान हैं। पहले हम इन दो को लेंगे, 8a में से 2a को घटा देंगे। जब हमने 8a में से 2a को घटाया तो हमें ज्ञात हुआ 6a। 6a में अब हमें प्लस करना है 7a और 2b। अब हमने देखा कि 6a प्लस 7a में दोनों के पद समान है, तो हम इसको जोड़ देंगे। जब हमने 6a में 7a को जोड़ा तो हमें ज्ञात हुआ 13a जमा 2b। अब हमने देखा कि 13a प्लस 2b में इन दोनों के पद समान नहीं है, अतः हम इन दोनों को नहीं जोड़ सकते। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आया, 13a प्लस 2b। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। -6x प्लस y प्लस 4z -8 में से हमें -2y प्लस x -5z प्लस 8 को घटाना है। पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाना है। अब हमने लिखा -6x प्लस y प्लस 4z -8 माइनस, फिर माइनस का साइन 2y प्लस x -5z प्लस 8। अब हमें पता है माइनस माइनस कितना होता है दोस्तों, प्लस, जैसा कि हमें पता है, और माइनस प्लस कितना होता है, माइनस। अब हमने इसी के अनुसार हमने इसके चिन्ह को बदल दिया। -6x प्लस y प्लस 4z -8 प्लस 2y माइनस x प्लस 5z माइनस 8। अब हमें क्या देखना है, पदों को देखना है। जिस जिसके पद समान होंगे हम उसको जोड़ते और घटाते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि -6x और यहाँ पे एक और x है, मतलब दोनों के पद समान है। हम इसको जोड़ भी सकते हैं, अब घटा भी सकते हैं। -6x में से जब हमने -x करा तो हमें क्या ज्ञात हुआ, -7x, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। इसी प्रकार हमने देखा यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, मतलब दोनों के पद समान है। प्लस 2y प्लस y कितने हो गए, प्लस 3y। अब हमने z को देखा, यहाँ पे 4z, यहाँ पे 5z, तो हमने दोनों को जोड़ दिया। 4 और 5z कितना हो गया, प्लस 9z। 8 इधर भी है, इधर भी 8 है, और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस। 8 और 8 को जोड़ा कितना आया, 16, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का। तो हमें उत्तर ज्ञात हुआ -7x प्लस 3y प्लस 9z माइनस 16। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, हमने सीखा बीजीय व्यंजक का परिचय और बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन। अगली वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों को गुणा कैसे करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आशा है बच्चों आपने बीजीय व्यंजक पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, 3xy प्लस 2x प्लस 3 और 4x माइनस 3xy प्लस 4 दोनों व्यंजकों को जोड़ो। सही उत्तर है ऑप्शन ए 6x प्लस 7। प्रश्न 2, व्यंजक
एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 3xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3। प्रश्न 3, 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 में से 3m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4 घटाइए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 1। प्रश्न 4, a माइनस बी प्लस ए बी, b माइनस सी प्लस बी सी और c माइनस ए प्लस ए सी का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। प्रश्न 5, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 घटाइए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8a प्लस 2b माइनस 2ab माइनस 15। राजू जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आज हम सीखेंगे प्रतिलोम समानुपात के बारे में। पिछले वीडियो में हमने उस स्थिति के बारे में चर्चा की जब दो राशियां एक साथ इस प्रकार बढ़ती या घटती है कि उनके संगत मानों का अनुपात अचर यानी कांस्टेंट रहता है। हम कहते हैं कि तब दो राशियां सीधे समानुपात यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है। अब आइए इसकी विपरीत स्थिति देखें। यहाँ एक बड़ी सी टंकी है। एक नल से इसे भरने के लिए 12 घंटे का समय लगता है। क्या आप बता सकते हैं यदि हम 2 नल लगाएंगे तो अब टंकी भरने में समय इससे अधिक लगेगा या कम? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, 2 नल लगाने से टंकी जल्दी भरेगी यानी समय कम लगेगा। चूंकि यहाँ नलों की संख्या 2 गुना हुई है इसलिए समय आधा हो जाएगा यानी कि 2 नल टंकी को 12 विभाजित 2 बराबर 6 घंटे में भरेंगे। इसी तरह अगर हम 3 नलों का प्रयोग करते हैं तो टंकी को 4 घंटे समय लगेगा। इस तरह से हम निम्नलिखित सारणी बना सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यदि नलों की संख्या में वृद्धि होती है तो आवश्यक समय घटता है और यदि नलों की संख्या में कमी होती है तो आवश्यक समय बढ़ता है। जैसे जब नलों की संख्या
1 से बढ़कर 2 हो जाए तो समय 12 घंटों से घटकर 6 घंटे हो जाता है। यहाँ नलों की संख्या 2 गुना हुई है, लेकिन टंकी को भरने का समय आधा हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि पहली और दूसरी स्थिति के संदर्भ में नलों की संख्या का अनुपात और टंकी को भरने के लिए आवश्यक समय का अनुपात एक दूसरे के प्रतिलोम यानी इनवर्स है। किसी भी स्थिति में यदि हम नलों की संख्या और टंकी को भरने के लिए आवश्यक समय का गुणन करेंगे तो गुणनफल एक अचर यानी कांस्टेंट रहता है। यदि हम नलों की संख्या को x से निरूपित करें और आवश्यक समय को y से, तो x में वृद्धि होने पर y में कमी होती है। इसी तरह x में कमी होने पर y में वृद्धि होती है, लेकिन xy हमेशा एक अचर रहता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि x y के साथ प्रतिलोम रूप से विचरण करता है, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। इस तरह से यदि दो राशियों x और y के लिए xy बराबर k हो, जहां k एक अचर हो और x y के साथ प्रतिलोम रूप से विचरण करता हो, तो हम कहते हैं कि x और y प्रतिलोम समानुपात में विचरित है। ऐसी स्थिति में यदि x के मान x1, x2, x3 इत्यादि हो और संगत y के मान क्रमशः y1, y2, y3 इत्यादि हो, तो x1, y1 बराबर x2, y2 बराबर x3, y3 इत्यादि बराबर k होता है। चलिए प्रतिलोम समानुपात की कुछ स्थितियां देखें। यदि कुछ निश्चित धनराशि का बंटवारा किया जाना हो तो भागों की संख्या में वृद्धि होने के साथ ही प्रत्येक भाग में आने वाली धनराशि में समानुपातिक कमी होगी। इस तरह से भागों की संख्या और प्रत्येक भाग में आने वाली धनराशि में प्रतिलोम समानुपात होगा। किसी निश्चित क्षेत्र में वर्गाकार टाइलें लगवानी हो तो टाइलों के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ही टाइलों की संख्या में समानुपातिक कमी होगी। इस तरह से यहाँ टाइलों का क्षेत्रफल और टाइलों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात होगा। जब आयत का क्षेत्रफल अचर रखा जाए तो लंबाई में वृद्धि होने पर चौड़ाई में समानुपात में कमी होगी। इसलिए निश्चित क्षेत्रफल के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई में प्रतिलोम समानुपात होता है। इसी तरह आप और स्थितियां ज्ञात कीजिए जहां प्रतिलोम समानुपात दिखाई देता है। तो आज हमने सीखा प्रतिलोम समानुपात। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरणों को देखेंगे। एक छात्रावास में 135 लड़कों के लिए 26 दिन की भोजन सामग्री की व्यवस्था है। यदि इस छात्रावास में 60 लड़के और आ जाए तो ज्ञात कीजिए यह भोजन सामग्री कितने दिन चल पाएगी। यहाँ भोजन सामग्री की मात्रा निश्चित है। ऐसी स्थिति में यदि लड़कों की संख्या में वृद्धि होती है तो भोजन सामग्री समानुपात में कम समय के लिए बचेगी। इसलिए यहाँ लड़कों की संख्या और शेष दिनों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात है। छात्रावास में 135 लड़कों के लिए 26 दिन की भोजन सामग्री की व्यवस्था है। जब छात्रावास में 60 लड़के और आ जाते हैं तब लड़कों की संख्या होगी 135 धन 60 बराबर 195। चलिए मान लेते हैं कि छात्रावास में 195 लड़कों के लिए x दिन की भोजन सामग्री की व्यवस्था होगी। यदि x और y में प्रतिलोम समानुपात हो तब x के मान x1, x2, x3 इत्यादि और संगत y के मान क्रमशः y1, y2, y3
इत्यादि के लिए x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर इत्यादि है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि 135 गुणा 26 बराबर 195 गुणा y2। इसलिए शेष दिनों की संख्या y2 होगी बराबर 135 गुणा 26 बटे 195 बराबर 18 दिन। इस तरह से यदि इस छात्रावास में 60 लड़के और आ जाए तो यह भोजन सामग्री 18 दिन चल पाएगी। आइए अब अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। मंडी ले जाने के लिए एक किसान को चावल कुछ बोरियों में भरना है। यदि वह प्रत्येक बोरी में 30 किलोग्राम चावल भरता है तो उसे ऐसी 18 बोरियां आवश्यक होंगी। यदि वह 20 किलोग्राम चावल प्रत्येक बोरी में भरता है तो ज्ञात कीजिए उसे कितनी बोरियां आवश्यक होंगी। दी गई जानकारी को हम इस प्रकार सारणी में दर्शा सकते हैं, जहां चर y2 बोरियों की संख्या निरूपित करता है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक बोरी में भरी गई चावल की मात्रा और बोरियों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात का संबंध है या नहीं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ चावल की मात्रा निश्चित है। यदि किसान प्रत्येक बोरी में भरी जाने वाली चावल की मात्रा में वृद्धि करता है तो समानुपात में किसान को कम बोरियां आवश्यक होंगी, जबकि यदि हम प्रत्येक बोरी में भरी जाने वाली चावल की मात्रा में कमी करते हैं तो समानुपात में हमें बोरियां अधिक आवश्यक होंगी। इस तरह से यहाँ प्रत्येक बोरी में भरी जाने वाली चावल की मात्रा और बोरियों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात का संबंध है। समानुपात की स्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि x y के प्रतिलोम समानुपाती हो, समानुपात की स्थिति में हम कह सकते हैं कि तब x के मान x1, x2, x3 इत्यादि और संगत y के मान क्रमशः y1, y2, y3 इत्यादि के लिए x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर इत्यादि है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि 30 गुणा 18 बराबर 20 गुणा y2। इसलिए आवश्यक बोरियों की संख्या y2 होगी बराबर 30 गुणा 18 बटे 20 बराबर 27 बोरियां। तो आज हमने देखे प्रतिलोम समानुपात के उदाहरण। आज हम देखेंगे प्रतिलोम समानुपात से संबंधित कुछ और उदाहरण। एक खेत के 8 भाग बनाने पर प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया 1182 स्क्वायर मीटर आता है। खेत के कितने भाग बनाने पर क्षेत्रफल 394 स्क्वायर मीटर आएगा? यदि खेत के 12 बराबर भाग कर दिए जाए तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? दी गई जानकारी को हम इस प्रकार सारणी में दर्शा सकते हैं, जहां x 394 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल वाले भागों की संख्या दर्शाता है। अगर किसी आकार के बराबर भाग किए जाए तो क्षेत्रफल उतने भागों में बराबर रूप से विभाजित होता है। जितने अधिक भाग होंगे उतना ही कम प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भागों की संख्या और क्षेत्रफल में प्रतिलोम समानुपात यानी इनवर्स प्रोपोर्शन का संबंध है। प्रतिलोम समानुपात के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि 8 गुणा 1182 बराबर x गुणा 394, यानी कि x बराबर 8 गुणा 1182 विभाजित 394 बराबर 24। इस तरह से प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल 394 स्क्वायर मीटर तब होगा जब कुल क्षेत्र के 24 भाग किए जाए। अब चलिए ज्ञात करते हैं कि यदि खेत के 12 बराबर भाग कर दिए जाए तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए इस स्थिति में प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल चर
यानी वेरिएबल y है। चूंकि यहाँ भागों की संख्या और क्षेत्रफल में प्रतिलोम समानुपात का संबंध है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 गुना 1182 बराबर 12 गुना y, यानी y बराबर 8 गुना 1182 विभाजित 12 बराबर 788 स्क्वायर मीटर। यह परिणाम आप सारणी को देखकर भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सारणी में दूसरी और तीसरी स्थिति को देखकर हमें ज्ञात होता है कि भागों की संख्या आधी हुई है, इसलिए प्रतिलोम समानुपात के अंतर्गत क्षेत्रफल 2 गुना होगा। यानी कि जब भागों की संख्या 12 होगी तब क्षेत्रफल 2 गुना 394 स्क्वायर मीटर बराबर 788 स्क्वायर मीटर होगा। चलिए अगला उदाहरण देखें। विपुल अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है। वह साइकिल पर प्रातः 8:15 को चलना प्रारंभ करता है। यदि वह 15 किलोमीटर पर आवर की समान चाल से चलता है तो वह स्कूल के प्रारंभ होने के समय से 3 मिनट पहले पहुंचता है। लेकिन यदि वह 9 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलता है तो वह स्कूल के प्रारंभ होने के समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ज्ञात कीजिए स्कूल के प्रारंभ होने का समय क्या है। चलिए पहले इस सवाल को समझे। यहाँ हमें चाल और समय में संबंध दिया गया है। मान लेते हैं कि स्कूल प्रारंभ होने के लिए शेष समय x मिनट है। 15 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलता है तो वह स्कूल 3 मिनट पहले पहुंचता है, यानी कि x ऋण 3 मिनट में पहुंच जाता है। लेकिन जब वह 9 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलता है तो वह स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि x धन 5 मिनट में पहुंचता है। चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर 60 मिनट है, इसलिए हम 15 किलोमीटर पर आवर बराबर 15 गुना 1000 मीटर विभाजित 60 मिनट बराबर 250 मीटर पर मिनट लिख सकते हैं। इस तरह हम 9 किलोमीटर पर आवर को 150 मीटर पर मिनट लिख सकते हैं। इसे हम इस प्रकार सारणी में दर्शा सकते हैं। हम जानते हैं कि यदि चाल में वृद्धि होती है तो समय में समानुपाती कमी होती है, इसलिए चाल और समय में प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में 250 गुना कोष्ठक में x ऋण 3 बराबर 150 गुना कोष्ठक में x धन 5। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 100x बराबर 1500, यानी x बराबर 1500 विभाजित 100 बराबर 15 मिनट। यानी कि निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचने के लिए विपुल के पास 15 मिनट का समय है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विपुल की स्कूल प्रातः 8:15 से 15 मिनट बाद यानी प्रातः 8:30 पर शुरू होती है। यानी विपुल की स्कूल का प्रारंभ होने का समय प्रातः 8:30 है। आप अपने अध्यापक से चर्चा करके यह जरूर ज्ञात करें कि इस स्थिति में इकाइयां समान करना आवश्यक है अथवा नहीं। इन उदाहरणों से आपकी प्रतिलोम समानुपात की समझ अच्छे से बन गई होगी। तो आज हमने देखे प्रतिलोम समानुपात के कुछ और उदाहरण। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर
9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।